एक ऐसी सभ्यता जो हजारों सालों से इतिहास के गर्त में समाई रही, लेकिन जब यह उजागर हुई तो इसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को और इतिहासकारों को आश्चर्य में डाल दिया। एक समय था जब विदेश के इतिहासकारों का यह मानना था कि भारतीय उपमहाद्वीप पर सुमेरियन तथा मिस्र जैसी कोई प्राचीन सभ्यता नहीं हुई है, लेकिन सिंधु सभ्यता की खोज ने उन विदेशी इतिहासकारों के मुंह के ऊपर ताला लगा दिया। यहाँ पर विदेशी इतिहासकारों की धारणा और उनकी समझ पूर्ण तरीके से गलत साबित हो गई। आज से 5000 साल से भी पहले भारत में पनपी ये सभ्यता अपने समय की मिस्र की और सुमेरियन सभ्यताओं से भी अधिक विकसित और ज्यादा पुरानी थी। आमतौर पर तो इतनी पुरानी सभ्यताओं में छोटे बड़े गांव ही बसे हुए होते थे, लेकिन ये एकमात्र उस समय की नगरीय सभ्यता थी। यानी कि आज से 5000 साल पहले की इस सभ्यता में शहर भी बसे थे, जो नगर आज के आधुनिक नगरों जैसे व्यवस्थित और निश्चित क्रम में थे। इनफैक्ट इन नगरों को जब खोजा गया तो देखने को मिला कि इनकी सुव्यवस्था इतनी थी जिसकी कंपैरिजन में आज के ज्यादातर आधुनिक शहर भी नहीं आते। सिंधु सभ्यता के वो नगर बहुत ही ज्यादा विकसित थे। ये सभ्यता त्रिभुजाकार आकृति लिए हुए बहुत ही बड़े विस्तार में, यानी कि आज के पूर्व भारत से पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। दोस्तों, ये वीडियो देखते हुए आप एक चीज का खास ध्यान रखें कि हम आज से 5000 साल से भी ज्यादा पहले की बात कर रहे हैं, जब ना अफगानिस्तान जैसा कोई देश था, ना आज का आधुनिक स्वतंत्र भारत और ना ही पाकिस्तान। और तब दुनिया में नाम मात्र की बस 3-4 सभ्यताएं हुआ करती थी, जिनमें से जिस सभ्यता की हम बात कर रहे हैं वो भारतीय उपद्वीप पर, यानी कि एक जियोग्राफिकल नाम ही समझ लो, जिस पर विराजमान या स्थापित थी। और यहीं से आज की हमारी इस भारतीय संस्कृति का उदय हुआ है। आज दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे कि हजारों सालों से जमीन के अंदर दबी हुई ये सभ्यता उजागर कैसे हुई। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या इस सभ्यता के लोग भारतीय ही थे या कहीं बाहर से आकर यहाँ पर बसे थे। आगे हम जानेंगे कि इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता ही क्यों कहा जाता है और इसके अन्य कोई प्राचीन नाम अगर है तो वो क्या है। और ये भी जानेंगे कि इसे आश्चर्य की नगरी क्यों कहा गया। इस सभ्यता की नगर व्यवस्था कैसी थी, वहाँ के भवन कैसे थे, वहाँ की सड़कें, अन्य भंडार, स्नान गृह और लोग कैसे जिया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक और धार्मिक जीवन कैसा था, वो कौन सा धर्म फॉलो करते थे। और आखिर में हम इस सभ्यता के सिंधु कालीन काल को जानेंगे। तो दोस्तों बने रहे द नॉलेज के साथ और इस डॉक्यूमेंट्री को अपने हिसाब से टाइम लेकर पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई और आप है हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। और आप अगर द नॉलेज पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। सबसे पहले बात करें सिंधु सभ्यता के दुनिया के सामने उजागर होने की, तो साल 1826 में चार्ल्स मॉसन नाम के विद्वान का ध्यान हड़प्पा के टीले की ओर गया। लेकिन चार्ल्स ने हड़प्पा के उस टीले को सिकंदर कालीन मानकर इसका महत्व ज्यादा नहीं समझा। और इसके बाद साल 1856 में ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश कालीन शासन के दौरान कराची से पंजाब के लाहौर की ओर रेलवे लाइन बिछाने की योजना के दौरान जब उसमें ईंटों का प्रयोग किया गया, तब उसमें यूज होने वाली ईंटों को इस हड़प्पा के टीले से निकाला जाने लगा। और जब टीले से ईंटें निकाली गई तो वहां से कुछ हिस्टोरिकल सामान भी मिला, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंप दिया गया। लेकिन तब भी इस टीले के महत्व को कोई खास तुल नहीं दिया गया। और इसके बाद साल आता है साल 1921। तब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महान निर्देशक सर जॉन मार्शल थे और उनके ही नेतृत्व में दयाराम साहनी और उनकी टीम के द्वारा हड़प्पा के टीले की विस्तृत में खुदाई की गई। और उस खुदाई में बहुत सारे पुरातत्व स्रोत हाथ लगे और यहीं से उन्हें मालूम हुआ कि ये तो कोई सिकंदर कालीन जगह नहीं, लेकिन यहाँ पर तो एक बहुत ही पुरानी और विकसित सभ्यता थी। और इसके अगले ही साल 1922 में राखाल बैनर्जी के द्वारा मोहेंजोदड़ो नाम के इस पुरातन कालीन शहर को विस्तृत रूप से उल्लेखित किया गया, जिसमें बताया गया कि यहाँ पर 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी एक सभ्यता बसी हुई थी। और वो सभ्यता अपने शहरों को विकसित और सुव्यवस्थित ढंग से बनाए हुए थी। इसके बाद इस विस्तार के
आसपास के बहुत सारे जगह पर खुदाई शुरू हुई और वहां पर इस सभ्यता के बहुत सारे अन्य स्थान भी मिले। आज तक इस सभ्यता की इस विस्तार के आसपास 1400 से भी ज्यादा जगहें खोजी जा चुकी है, लेकिन इन सभी में से केवल 7 जगहों को ही उस सभ्यता के महानगरों की संज्ञा दी गई है और वो नगर थे हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, चन्हूरदनो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धोलावीरा। सिंधु सभ्यता की नगर व्यवस्था। तो दोस्तों, इस सभ्यता की सड़कें, भवन, अन्न गृह, स्नान गृह, कारखाने, ये सभी पक्के मकानों जैसे बने हुए थे। उस जमाने में जब दुनिया की अन्य सभ्यताएं लकड़ी के, मिट्टी के और बहुत ही कच्चे मकानों में रहती थी, इस सभ्यता के लोग 2 मंजिला इमारतों में और पक्के मकान बनाकर रहते थे। और सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी नगर योजना ही है। यूं तो सिंधु सभ्यता में 7 महानगर थे, लेकिन इन 7 में मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा सबसे प्रमुख थे। और इन नगरों की जनसंख्या आज से 5000 साल से भी ज्यादा पहले, यानी कि उस जमाने में 35,000 से 40,000 लोगों तक की थी। और ये नगर चारों ओर से पक्की ईंटें और ऊंची ऊंची दीवारों से घिरे हुए थे और बीच बीच में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत बड़े द्वार भी थे। इस सभ्यता की सुएज व्यवस्था भी सुव्यवस्थित थी और पानी के आवाजावन के ऊपर से चलने के लिए इस सभ्यता ने ब्रिज भी बनाए हुए थे। सिंधु सभ्यता के 7 महानगर 2 भागों में विभाजित थे, जिसमें एक पश्चिम टीला और दूसरा पूर्व टीला था। पूर्व टीलों में आमतौर पर व्यापारी, शिल्प कारीगर, श्रमिक और आम लोग रहा करते थे, जबकि पश्चिम टीलों में उच्च वर्ग के लोग जो बहुत पैसे वाले थे या प्रशासन कार्य में थे या पुरोहित या राजा महाराजा इत्यादि रहते थे। उस जमाने में इनके घरों की सुविधा भी आज के घरों की तरह ही थी, जैसे कि तब 1 या 2 मंजिला घर हुआ करते थे। घर के बाहर आंगन हुआ करता था और आंगन में शौचालय भी हुआ करते थे। दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां हुआ करती थी और निकासी के लिए नालियां भी हुआ करती थी। और इनके घरों में कुएं भी हुआ करते थे और इसके साथ रसोई घर का भी प्रावधान था। हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो में कुछ विकसित लोगों के घर भी मिले हैं, जहां पर बड़े बड़े स्नान गृह यानी कि आज के स्विमिंग पूल जैसे ढांचे भी मिले हैं, जिनकी गहराई भी लगभग 2.5 मीटर तक है। और ये सब मिलने पर सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य बताया था। सिंधु सभ्यता के मोहेंजोदड़ो में ही बहुत ही बड़ा अन्नागार भी पाया गया था, जो अनाज का लंबे समय तक भंडार रखे हुए थे, जिसे आप आज के कोल्ड स्टोरेज की तरह मान सकते हो, क्योंकि इस शहर की जनसंख्या के लिए अन्न का भंडार करना जरूरी भी था। और पुरातत्व वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बड़े पैमाने पर भंडार किए गए अन्न को टैक्स के रूप में वसूला जाता था और इसे इमरजेंसी के लिए रखा जाता था। और आश्चर्य की बात यह है कि इस अन्न भंडार में 27 कमरे पाए गए हैं। इस सभ्यता के सभा भवनों का भी प्रमाण मिलता है, जिसे थंबे या खंभों की मदद से बनाया गया था और यहाँ पर सार्वजनिक सभाओं का या लोगों के झगड़ों का निवारण होता था। साथ ही इसके बाहर इस सभ्यता में बड़े बड़े बाजार भी लगते थे। इसके अलावा इस सभ्यता में, इन बड़े नगरों में बड़ी बड़ी सड़कें भी मिली है और ये सड़कें भी सुव्यवस्थित तरीके से बनाई गई थी, जो पक्की ईंटों से बनाई गई थी, बहुत ही सुंदर थी और कोई खड्डों के रहित बिल्कुल सपाट। साथ ही इन सड़कों पर कहीं कहीं लकड़ी के छोटे नाले भी मिलते हैं और बड़ी जगहों पर लकड़ी, पत्थरों और ईंटों से बने बड़े बड़े ब्रिज या पुल भी मिलते हैं। और ये सब उस सभ्यता के दौर में होना बड़े ही आश्चर्य की बात इसलिए है दोस्तों कि ये सब आज से 5000 साल पहले बनाया गया था, जब दुनिया में लोग आदि युग में जीते थे। तब इस सभ्यता के नगरों की व्यवस्था आज के नगर पालिकाओं की तरह ही थे। सिंधु सभ्यता का सामाजिक और धार्मिक जीवन। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सिंधु सभ्यता की व्यापक खुदाई के बाद जो हमें प्रमाण मिले हैं, उससे ये साबित होता है कि सिंधु सभ्यता में लोग मातृसत्ता में रहते थे। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा समाज पितृसत्ता में रहता है, यानी कि हमारा समाज पुरुष प्रधान है। लेकिन 5000 साल से भी ज्यादा पहले सिंधु सभ्यता में समाज नारी प्रधान था। तब नारी को मातृ और देवी की तरह पूजा जाता था और उस वक्त के समाज में मुख्य 4 वर्ग मिलते हैं, जिसमें विद्वान, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार थे।
सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही थे। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही दुनिया में सबसे पहले सूती वस्त्र तथा कपास यानी कि कॉटन के उत्पादनों को बनाया था। और उस वक्त के लोग सौंदर्य प्रधान चीजें भी उत्पादित करते थे। उस वक्त स्त्री और पुरुष दोनों ही श्रृंगार करते थे। और मोहेंजोदड़ो में मिले अवशेषों से ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता की नारियां काजल, पाउडर और अन्य श्रृंगार की सामग्रियों का उपयोग करती थी। इवन आज से 5000 साल पहले नारियां लिपस्टिक भी लगाती थी। हालांकि आज लिपस्टिक का मटेरियल सिंथेटिक होता है, लेकिन तब नैसर्गिक रंगों से मिलाकर लिपस्टिक बनती थी। और सिंधु कालीन स्थान नौसरों से सिंदूर का भी प्रमाण मिलता है। उस वक्त लोग सिंदूर का भी व्यापक रूप में उपयोग किया करते थे। और तब ज्यादातर लोग हाथी दांत और समुद्र से मिलने वाले शंख के आभूषण बनाकर पहना करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए शिकार, घुड़सवार, मछली पकड़ना, नृत्य, पशुओं की लड़ाई, रथ दौड़ और विविध प्रतियोगिता का आयोजन किया करते थे। और आपको ये भी बता दे कि सिंधु सभ्यता के लोग नाप तोल से भी परिचित थे। और वो लोग तराजू का भी उपयोग करते थे, जहां पर बार्टर पद्धति से वो सामान को लिया और बेचा करते थे। और अधिक आश्चर्य की बात तो ये है कि सिंधु सभ्यता के लोग दशमलव की पद्धति से भी परिचित थे। सिंधु सभ्यता का धार्मिक परिचय। दोस्तों, इन लोगों के धार्मिक परिचय की बात करें तो अभी तक सिंधु सभ्यता के जितने भी नगरों की खुदाई हुई है, वहां पर कहीं पर भी मंदिर या समाधि के अवशेष नहीं मिले हैं। सर जॉन मार्शल ने बताया कि सिंधु सभ्यता में मातृ देवी का संप्रदाय चलता था, क्योंकि हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, चन्होदनो आदि जगहों पर बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी और पत्थरों की नारी मूर्तियां प्राप्त हुई है, जो इस बात का प्रमाण देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ईश्वर में नहीं मानते थे। मोहेंजोदड़ो से प्राप्त हुई एक मुद्रा पर विराजमान एक योगी की तस्वीर भी प्राप्त हुई है। और मुद्रा पर चित्रित इस तस्वीर में उस योगी के पीछे त्रिशूल बना हुआ है और इस योगी के त्रिमुख है, जिसे देखकर सर जॉन मार्शल ने कहा था कि ये रुद्र शिव से संबंधित है। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग भी शिव को अपना इष्ट मानते थे। और कई जगह पर शिवलिंग की पूजा का भी उल्लेख मिला है। इसके साथ ही सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा भी करते थे और प्रकृति के तत्व यानी कि अग्नि, सूर्य, वायु और बारिश को भी पूजते थे। साथ ही ये लोग पीपल के वृक्ष, जल और कुछ खास प्रकार के पशु पक्षियों की भी पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता की खुदाई में सबसे ज्यादा और सबसे रिस्पेक्टेड जिस पशु की आकृतियां मिली है, उसका नाम है श्रृंगी पशु। श्रृंगी नाम के पशु की उनकी लगभग सभी मोहरों पर छाप मिली है, जिसे सिंधु वासियों का सबसे प्रमुख पशु माना गया है। किंतु इस पशु का हमें आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। शायद ये पशु इस दौर के बाद नामशेष हो चुका हो। क्या सिंधु वासी भारतीय ही थे या कहीं और से आए थे? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग भारतीय ही थे या कहीं विदेश से आकर 5000 साल पहले यहाँ बसे थे, इस बात पर पुरातत्व विद्वानों में एक हद तक मतभेद थे। कुछ हिस्टोरियंस इसे इंडियन मानते थे तो कुछ हिस्टोरियंस कहते थे कि विदेशी यहाँ आकर बसे थे। इनको विदेशी मानने वालों में सर जॉन मार्शल, गार्डल च्वाइल और मोर्टिन विल जैसे साइंटिस्ट ये तर्क देते थे कि सिंधु सभ्यता के लोग असल में सुमेरियन थे, जो वहां से आकर भारत में बस गए थे और यहाँ पर एक विकसित सभ्यता को बसाया था। शुरुआत में साइंटिस्ट यही मानते थे, लेकिन धीरे धीरे बातें उजागर होने लगी और पता चला कि उनकी ये मान्यता गलत थी, क्योंकि सुमेरियन सभ्यता में 900 अक्षर है, जबकि सिंधु सभ्यता में 400 ही अक्षर थे। अगर सुमेरियन लोगों ने ही सिंधु सभ्यता बसाई होती तो सिंधु सभ्यता की लिपि में भी 900 अक्षर होते, और इसलिए ये सभ्यता सुमेरियन की बसाई है। ये तर्क तो यहाँ पर गलत साबित होता है, क्योंकि सुमेरियन सभ्यता और सिंधु सभ्यता में काफी फर्क था, उनके बीच कोई समानता मिल नहीं रही थी। अब इस सभ्यता को भारत की ही मानने वाले विद्वानों में टी.एम. रामचंद्र, के.एन. शास्त्री, पुसालकर और एस.आर. राव जैसे हिस्टोरियंस मौजूद है। और इस विद्वानों का ये तर्क है कि सिंधु सभ्यता के लोग आर्यन ही थे, जो मूलतः एक तरीके से उत्तर भारत में बसने वाले लोगों की ही एक जाति थी।
लेकिन इनके सामने कई और इतिहासकारों का ये कहना है कि आर्य लोगों के घर लकड़ी, मिट्टी, घास फूस और बांस से बने होते थे और आर्यनों की भाषा संस्कृत थी, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे और उनकी भाषा चित्रात्मक थी, जिनको अभी तक तो पढ़ा नहीं जा सका है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सिंधु सभ्यता के लोग आखिर कौन थे? हालांकि इस पर और रिसर्च की जरूरत है। इस पर कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग दक्षिण भारतीय थे, जिन्होंने उत्तर भारत में यहाँ पर बसकर नई सभ्यता का विकास किया। पर असल में ये सभ्यता के लोग कौन थे और कहां से आए थे, इस पर कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, इसलिए आज भी इस पर रिसर्च जारी है। इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता ही क्यों कहा गया और इसके और क्या क्या पुरातत्व नाम है? तो दोस्तों, इस सभ्यता के नाम है जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगी सभ्यता, सिंधु सभ्यता और आदि आदि। और दोस्तों, आपको बताते चले कि इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि इस सभ्यता के जितने भी स्थान अभी तक खोजे गए हैं वह सभी या तो सिंधु नदी या सिंधु की सहायक नदियों के आसपास ही खोजे गए हैं, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता है। इस सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी है क्योंकि इसका सबसे पहला स्थान जो दयाराम साहनी ने खोजा था वो हड़प्पा महानगर ही था। और इसका और एक नाम कांस्य युगी सभ्यता भी इसलिए है क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, बल्कि वो अपने रोजमर्रा के जीवन में जिस धातु का प्रयोग करते थे वो तांबा थी। उसको तांबे और टिन के मिश्रण से बनाया गया था, जिसको कांसा कहते हैं। इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगी सभ्यता भी कहते हैं। और इसी सभ्यता के दौरान इस धातु के सबसे ज्यादा बर्तन और पुरानी मूर्तियां बनाई गई थी। आज के युग में इंग्लिश भाषा में सिंधु घाटी की इस सभ्यता को द इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी को यूरोपियन लोग इंडू या इंडस कहते थे और इसीलिए आज इस सिंधु घाटी सभ्यता का अंग्रेजी नाम द इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। सिंधु कालीन कला और संस्कृति। दोस्तों, इनकी कला में सबसे ज्यादा मूर्तियां, मोहरे और मिट्टी के बर्तन प्रमुख है और इसमें कुछ धातु की और पत्थरों की भी मूर्तियां मिलती है। सिंधु कालीन सभ्यता की हमें पत्थर से बनी एक योगी की भी मूर्ति मिली है और ये मूर्ति अप्रतिम है। और मोहेंजोदड़ो से कुछ ऐसी मूर्तियां भी मिली है जो उस वक्त का जीवन चितार करती है। इसके साथ ही करीब 3 सेंटीमीटर के आसपास बनी कई सारी मुद्राएं और मोहरे भी मिली है, जिस पर खासकर वृक्ष, पशु और पक्षियों की आकृतियां है और जिसपे सबसे अधिक श्रृंगी नाम के पशु की आकृति बनाई गई है। और कुछ मोहरों पर स्वस्तिक का भी निशान है और कुछ मोहरों पर तो उस जमाने में यूज होने वाली लिपि भी छापी गई है जिसको आज तक डिकोड नहीं किया जा सका है। इस सभ्यता के कई सारे बर्तन भी मिले हैं और उस वक्त के बर्तन ज्यादातर लाल या गुलाबी रंग के थे और इन बर्तनों पर भी बकरा, हिरन, मोर, मछली, कछुआ, गाय, बछड़ा, पीपल, खजूर, नीम, केला इत्यादि को बहुत ही सुंदरता पूर्वक अंकित किया गया है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, सोचिए आज से 5000 साल पहले इस सभ्यता के अपने बंदरगाह हुआ करते थे और ये भी जानकारी मिली है कि इन बंदरगाहों या इन पोर्ट से ये सभ्यता सुमेरियन और मिस्र की सभ्यता से व्यापार भी किया करती थी और इस सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह लोथल था। सिंधु सभ्यता का पतन। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि सिंधु सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ, लेकिन अब हम जानेंगे इस सभ्यता का एंड, उसका पतन कैसे हुआ। क्या कारण रहे होंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी, इतनी विकसित और इतनी फैली हुई सभ्यता का पतन हो गया? कौन सी वजह रही होगी कि ये सभ्यता जमीन दोस्त हो गई? तो दोस्तों, अब तक की हुई खोजों के द्वारा हमें ये पता चला है कि सिंधु सभ्यता के पतन के लिए किसी एक कारण को जवाबदार नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये सभ्यता इस पृथ्वी पर बहुत ही लंबे समय तक रही थी और लंबे समय तक आने वाले जलवायु परिवर्तन और बहुत सारे अन्य कारणों से इस सभ्यता और इसके शहरों का धीरे धीरे खात्मा हुआ। ओरेल स्टाइल नाम के एक विद्वान वैज्ञानिक का कहना है कि आज से 5000 साल पहले पश्चिम तर भारत में आज के मुकाबले ज्यादा बारिश होती थी और जिसका प्रमाण उस सभ्यता की बनाई गई पक्की ईंटों की नालियां हूबहू दे रही है। लेकिन ईंटों और बर्तनों को पकाने के लिए सिंधु सभ्यता के लोग लकड़ी पर निर्भर हुआ करते थे
और उन्होंने लगातार पेड़ों की कटाई की। इस पेड़ों की कटाई के कारण भारतीय उपमहाखंड के पश्चिम विस्तार में बारिश धीरे धीरे खत्म होती रही और सालों बाद यहाँ पर कम बारिश या सूखा पड़ने लगा। और इसका प्रमाण देते हुए अमलानंद घोष नाम के एक और विद्वान कहते हैं कि राजस्थान और उत्तर गुजरात में सरस्वती और द्वादशी नदियों का उल्लेख मिलता है जो आज सूख चुकी है, लेकिन ये नदियां तब सूखी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे कम बारिश की वजह से जब ये नदियां सूखने लगी तो सिंधु सभ्यता के लोग कृषि नहीं कर सकते थे और साथ ही उस समय नदियों के माध्यम से व्यापार होता था, वो भी बंद हो गया। लेकिन सिर्फ मोहेंजोदड़ो के विस्तार की बात करें तो दोस्तों माना जाता है कि उसका निकंदर बाढ़ के कारण हुआ था और ऐसे विभिन्न कारणों से धीरे धीरे सालों बाद सिंधु सभ्यता नष्ट होती रही। गार्डन चाइल्ड, मोर्टिन व्हीलर, ऑर्नेस्ट मैके और स्टुअर्ट पिगट जैसे विद्वान ये मानते हैं कि बची कुची इस सभ्यता को बाहरी आक्रमणकारियों ने नष्ट किया। और इतना ही नहीं, इसके खात्मे का और एक कारण महामारी भी माना गया है, क्योंकि मोहेंजोदड़ो से करीब 42 कंकाल ऐसे मिले थे जो अस्त व्यस्त थे और जिसके अंतिम संस्कार भी नहीं हुए थे और जो महिलाएं, पुरुष और बच्चों के भी थे, जिन कंकालों को कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। माना जाता है कि ये एक साथ खात्मा जो हुआ वो किसी महामारी के कारण हुआ होगा। ऐसे दोस्तों हम देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता धीरे धीरे अलग अलग कारणों से नष्ट होती रही, लेकिन ऐसा भी नहीं कि संपूर्णतः सिंधु सभ्यता के सभी लोग खत्म हो गए। वो सभ्यता के लोग भारत में इस पर्टिकुलर जगह को छोड़कर कई और विस्तार में बसने चले गए और साथ ही अपनी संस्कृति को भी ले गए। और इसीलिए सांप चला जाए लेकिन उसके चिन्ह नहीं मिटते। ऐसे सिंधु संस्कृति के जो चिन्ह है, जो मान्यता है और जो सोच है, वो आज भी भारत की गंगा जमनी तहजीब में घुली हुई है। भारतीय महाद्वीप पर पनपी इस सिंधु सभ्यता ने पूरे विश्व को आईना दिखाने का काम किया और साथ ही हमारे इतिहास को सुदूर और व्यवस्थित करने का भी काम किया। ये वही सभ्यता है जिसने विश्व में सबसे पहले कॉटन और सूती के वस्त्रों को बनाया। ये वही सभ्यता है जिसने विश्व में सबसे पहले नौकाएं या नाव से परिचित करवाया। और आज हम जिस स्वस्तिक का प्रयोग करते हैं वो इसी सभ्यता की देन है। आज भी भारतीय संस्कृति में पीपल को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, वो भी इसी सभ्यता की देन है। और यही विश्व की सबसे प्राचीन, सबसे सभ्य और सबसे पहली नगरीय व्यवस्था वाली सभ्यता थी, जिसने अपने निर्माण में सबसे पहले पक्की ईंटों का प्रयोग किया था। और हमें गर्व होना चाहिए कि इस सभ्यता की लाइफस्टाइल, उनकी जीवन शैली कुछ हद तक ही सही, लेकिन आज हम 5000 साल बाद भी फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस सभ्यता के बारे में और कुछ भी जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों में साझा करें, क्योंकि हम द नॉलेज पर लेकर आते हैं आपके लिए किसी एक टॉपिक पर डिटेल्ड नॉलेजेबल वीडियो, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप चाहे तो मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।